Hello students, welcome to Examganj. Today we will learn about a very interesting and important topic for our English knowledge. आज बच्चों मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अक्सर आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि सर वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, कि इसमें सर बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों को होती रहती है कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन की हिंदी जो होती है संयोजक। ओके, संयोजक या योजक होती है जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अब मान लीजिए जो शब्दों को जोड़ता है। प्रीपोजिशन एज अ वर्ड, अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली हम लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, इज अ वर्ड which connects, यहां पर ना लिखे नहीं कट जाएगा, which connects the noun and pronoun, the noun and pronoun। तो बच्चों जो नाउन और प्रोनाउन को जोड़े वही प्रीपोजिशन। अब इसके अलग अलग डेफिनेशन है कि नाउन प्रोनाउन को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े। प्रीपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो एक से अधिक शब्दों से बनते हैं, दो शब्दों से बन सकते हैं, बिकॉज ऑफ हो गया, इंस्टीड ऑफ हो गया, इन सबको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ जीरेंडियल प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन के काइंड्स भी होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, बेयर इन प्रीपोजिशन और जीरेंडियल प्रीपोजिशन, उसके काइंड्स भी हैं। तो अभी हम आपको उसमें और ज़्यादा डीप से नहीं ले जाएंगे बच्चों, इसके काइंड्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज मैं बताऊँ प्रीपोजिशन है क्या। बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे प्रीपोजिशन जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको इंग्लिश समझने में, लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करें। जो शब्दों को शब्दों से जोड़ते हैं वो प्रीपोजिशन है, और जो वाक्यों को, क्लॉजेज को या बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वो है कंजक्शन। प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों में अंतर है। प्रीपोजिशन छोटी चीज़ को चिपकाता है और कंजक्शन बड़ी चीज़ को चिपकाता है। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑन, अपॉन और ओवर। इन तीनों का मतलब होता है ऊपर। इन तीनों का मतलब होता है ऊपर। लेकिन अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि ऑन, अपॉन, ओवर कहाँ लगेगा और इनका उपयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक टेबल है, ये हमारा टेबल है, और टेबल पे एक चीज़ रखी हुई है बच्चों। टेबल पे कोई चीज़ रखी है, इसको टच है, ऐसे करके टच किया है, बिल्कुल हिल नहीं रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, एकदम रखा हुआ है, टच है, और ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। तो मान लीजिए ये बुक है, तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, स्थिर होनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये स्थिर होगी, स्थिर भी होनी चाहिए। द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्या लिखेंगे? द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। किताब एकदम रखी हुई है, यहाँ पे स्थिर है, तो मूवमेंट नहीं होगा, एकदम सरफेस पे होनी चाहिए, एबव सरफेस पे होनी चाहिए, तो उसमें ऑन लगेगा। अपॉन देखिए कहाँ लगेगा, पहला एग्जांपल था। मान लो बच्चों ये मेज है, मेज पे कोई बॉल यहाँ से लुढ़क रहा है और यहाँ को जा रहा है। ये बॉल इधर से मतलब लुढ़का करके इधर, और इधर से लुढ़का करके इधर, इधर से लुढ़का करके इधर, इधर से। तो बॉल जो है वो टच तो है, सरफेस को एकदम टच किया है, बट गति में है। सरफेस को टच करते हैं, जैसे अभी ये इस पर एकदम गति में टच करके हुए आगे बढ़ रहा है, तो अपॉन लगाएंगे जो गति में होगा और टच भी होगा। वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? गति में भी हो
और टच में भी हो तो गति में जो चीज़ होगी और स्थिर नहीं होगी, गति होगी और उसको टच हुए होगी, यानी छुए होगी, छुए होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो हम लिखेंगे द बॉल इज अपॉन द बॉल इज अपॉन द टेबल, द बॉल इज अपॉन द टेबल। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो द बॉल इज अपॉन द टेबल, जो बॉल है वो मेज पर है, लुढ़क रही है, पेड़ पर लड़का चढ़ रहा है, तो द बॉय इज क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, द बॉय इज क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, लड़का सड़क पर दौड़ रहा है। इसमें दो तरीके के भाव हैं, इसमें आप अपॉन भी लगा सकते हैं और ऑन भी लगा सकते हैं। सड़क पर दौड़ रहा है, कहीं दौड़ रहा है, छत पर दौड़ रहा है, कहीं दौड़ रहा है, तो उसमें अपॉन भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। ऑन इसलिए होगा कि ये जो पृथ्वी है ये उसके लिए नगण्य है, उसके रनिंग के लिए या जो दौड़ रहा है वो बहुत माइन्यूट डिस्टेंस है जो दौड़ कर तय करेगा। लेकिन चूंकि बॉय, अगर मैं उस छोटे से लैंड की बात करूंगा तो वहाँ पे लड़का दौड़ रहा है, गति में भी है और टच भी है, तो अपॉन लगा सकता है। बॉय इज रनिंग अपॉन द ग्राउंड अपॉन द रोड, ये हो सकता है बच्चों, बहुत कम लोग इसको डिस्कस करते हैं या जानते हैं। आप ऑन भी लगाएंगे, द बॉय इज रनिंग ऑन द टेबल, तो रनिंग ऑन द टेबल चूँकि वो मेज पर रनिंग ऑन द रोड, वो सड़क पर दौड़ रहा है, सड़क चूँकि उसकी डिस्टेंस के लिए बहुत नगण्य है, उसकी जो दौड़ है वो बहुत छोटी है, तो इसलिए ऑन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो एक स्पेशल या पर्टिकुलर लैंड पे दौड़ रहा है तो अपॉन भी लगा सकते हैं, ये हो सकता है। द बॉल इज अपॉन द टेबल, में जो बॉल है वो टेबल पर है, मोशन में होगा, देन वी विल यूज अपॉन। अब बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक ओवर रह गया, ओवर। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के इधर कोई पर्सन खड़ा है और इधर कोई पर्सन खड़ा है, ये बॉल को इधर फेंक रहा है और बॉल को इधर से इधर फेंक रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवर यूज होगा। क्या यूज होगा? ओवर यूज होगा। ओवर क्यों? क्योंकि टच नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर से आप फेंकें। सेंटेंस कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे कि द प्लेन फ्लू ओवर द ब्रिज, फ्लू ओवर द ब्रिज, ओवर द ब्रिज, पुल के ऊपर से जहाज उड़ा, पुल के ऊपर से जहाज उड़ा, पुल के ऊपर से जहाज उड़ा, तो यानी उसको टच नहीं किया। दूसरा सेंटेंस में बन सकता है बच्चों कि द काइट फ्लू, द काइट फ्लू ओवर द ट्री, ओवर द ट्री, पतंग उड़ी पेड़ के ऊपर से, पेड़ को टच नहीं किया उसने, टच करेगी तब तो पतंग उलझ जाएगी, उसमें फंस जाएगी। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे बच्चों इन और ऐट की। इन और ऐट, इन दोनों का मीनिंग हिंदी में हम लेते हैं। कहाँ प्रयोग होगा? इन का, ऐट का प्रयोग जो होता है वो छोटे नगरों, छोटे कस्बों, छोटे नगर, छोटे कस्बों या छोटे स्थानों के लिए प्रयोग होता है। इन, अब इसका अपोजिट हो गया इन जो होगा वो बड़े नगर, बड़े कस्बों के लिए पूरा होता है, प्रयोग होता है।
बड़े नगरों या बड़े कस्बों के लिए प्रयोग होता है, इनका प्रयोग। तो जैसे मान लीजिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बलरामपुर यूपी में रहता हूँ, तो मैं लिखूँगा कि आई लिव एट बलरामपुर, आई लिव एट बलरामपुर इन यूपी, इन यूपी। फिर अगर इसी सेम सेंटेंस को मैं यूपी और इंडिया को दिखाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा आई लिव एट यूपी इन इंडिया, इन इंडिया को आप दिखाएंगे और पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे तो आप इंडिया के लिए ऐड लगाएंगे। तो यानी जो छोटा स्थान होगा उसके लिए ऐड लगाएंगे और बड़े स्थानों के लिए इन लगाएंगे, मे के लिए। अब हम बात करेंगे इन और इनटू की। इन दोनों का भी मतलब में होता है। इनका यूज़ स्थिर के लिए होता है जहाँ गति नहीं होगी, इनटू का यूज़ गति के लिए होता है जहाँ गति होगी। अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है, ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है। अब कोई ये भी सवाल कर सकता है कि सर वो कमरे में है तो कमरे में गति कर रहा होगा। कमरे की गति के लिए हम विवाद नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पर हम इन लगाएंगे। ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है चाहे गति में है चाहे जैसे भी। इनटू का प्रयोग हम तब करेंगे जब गति या कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वाटर, ही जम्प्ड इनटू द वाटर। वो पानी में कूद गया। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वो पानी में कूद गया। या ही स्लिप्ड इनटू द रूम, कमरे में फिसल गया। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाएगी वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। यानी कोई चीज़ जब मोशन में होगा, गति में होगा तो लगेगा इनटू, और जब स्थिर होगी तो लगेगा इन। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे अभी इसमें और भी चीज़ें बताई जाएंगी बच्चों। अभी जो बताया जा रहा है थोड़ा बहुत चीज़ें आप केवल इंट्रोडक्शन के तौर पर, इसमें बिटवीन और अमंग देख लें। बिटवीन है, बिटवीन दो लोगों के बीच में आता है, आप जहाँ यूज़ कर सकते हैं बिटवीन दो लोगों के बीच में है। अमंग जो है वो कई लोगों के बीच में है, दो से अधिक चाहे जितने लोग होंगे। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा कि आई डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, आई डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये हो गया। लेकिन आई डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट among द क्लास, यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं अब उनके बीच में हम जब बांटेंगे तो अमंग लगेगा और वैसे लगेगा बिटवीन। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आफ्टर और बिहाइंड एक लास्ट हम लोग चर्चा करेंगे कि आफ्टर और बिहाइंड क्या होता है। इसमें भी बच्चे अक्सर कभी कॉमन चीज़ें हैं तो आपको बताई जा रही ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए और आपको दिक्कत ना हो। बच्चे ध्यान देंगे, आफ्टर एंड बिहाइंड। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। मान लीजिए तो कोई किसी का पीछा कर रहा है। अभी मैंने देखा द कैट इज आफ्टर द रैट। सेकंड ये है, दोनों लिखें कि द बॉय इज बिहाइंड
द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे है। तो बच्चों यहाँ पे जो है आफ्टर का भी मतलब के पीछे होगा, बिहाइंड का भी मतलब के पीछे है, और दोनों में जरा सा अंतर है। अंतर क्या है बच्चों? जब हम आफ्टर का यूज़ करेंगे तो जो पीछे है, जो पीछे वाला कैंडिडेट है वो हमको दिखना चाहिए। हमको पीछे वाला आगे वाला दोनों कैंडिडेट दिखेगा। और जो अगर हम बिहाइंड की बात करेंगे तो बिहाइंड में द बॉयज़ बिहाइंड द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे हमको बिल्कुल दिखेगा नहीं। ये हमको गेस कर सकते हैं या कोई हमको बता सकता है, या कहीं से हमको कोई सूचना मिली कि द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री एंड यू कांट वॉच, मतलब यू कैन गेस, कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बट यू कांट सी, आप उसको देख नहीं सकते। अगर मैं यहाँ बोल देता कि द कैट इज बिहाइंड द रैट, तो यानी मैं बिल्ली को बिल्कुल देख नहीं पा रहा हूँ, बस चूहा चूहा मुझे दिख रहा है, आगे वाला दिख रहा है हो सकता है, लेकिन पीछे वाला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। बट व्हेन यू यूज आफ्टर द कैट इज चेजिंग द रैट या द कैट इज आफ्टर द रैट, तो इसमें दोनों हमको दिखेंगे कि बिल्ली उस चेज कर रही है चूहे को और चूहा इज रनिंग अहेड, चूहा आगे भाग रहा है। तो आई होप स्टूडेंट दैट you have understood very well, and see you later in next video. I will explain some more preposition because it is a very important, also some confusing matter. So student frequently ask to me ki sir what is the this preposition, where is the, this is a correct preposition or not. तो मुझे लगता है कि ये आपको जानना चाहिए. तो I will just give you some another video for this. Thank you for watching me.